की खबर थी। लेकिन अब आते हैं बहस बिहार की पे। तो विपक्ष का परिवार टूटा, मोदी का परिवार जुटा। आज का जो डिबेट है, आज की जो डिबेट है, उसमें साफ तौर पर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो दिख रहा है और दिन भर की जो गतिविधियां रही, जो मंगलवार का जो दिन था वो कहीं ना कहीं इस्तीफे का ही दिन साबित हुआ। सुबह सुबह से ही खबरें आनी शुरू हो गई। कभी झारखंड से खबर आ रही थी, पशुपति पारस के बारे में खबर आ गई। ऐसे में एक खबर आई राज ठाकरे के बारे में, खबर आ गई कि वो भी दिल्ली पहुंचे हुए, मुलाकात हो रही है। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। कुमार सौरभ सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ। विनोद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से। धीरज दुबे, केंद्रीय प्रवक्ता जेएमएम से हमारे साथ हैं। लेकिन विनोद शर्मा को आज जगह पहले मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि परिवार टूट रहा है। कई लोग आ गए विनोद शर्मा जी, और जो प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जो लगी है, उसमें कई तस्वीरें ऐसी हैं जो कि जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। और ये कोई छोटे चेहरे नहीं है, बल्कि बड़े चेहरे हैं। तो हमें जरा समझाइएगा इस बारे में कि क्यों भागा जा रहा है, क्यों छोड़ रहे हैं आप लोगों को सब। विवेक जी, चुनाव के समय राजनीति में सब चलता है और केवल कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियों को ले भाग रहे हैं। आपको याद दिला दे कि कलकत्ता में ब्रजेश सिंह भाजपा के सांसद भागे, मध्य प्रदेश में प्रताप सिंह भाजपा के सांसद भागे, और दर्जनों लोग एक दूसरे तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ठीक है, आप बुलाइए, पार्टी को बड़ा कीजिए, इसमें सबको करना चाहिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करके, आप उनकी बलि की चढ़ा करके लगातार जो आपके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके जगह पर आप परिवार जोड़ रहे हैं। एक ऐसा परिवार, अपने परिवार की अनदेखी आप करते हैं और कहते हैं बहुत हम मजबूत हैं। अगर आप मजबूत हैं तो ऐसे लोगों को क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, आप डर रहे हैं कि आएंगे तो हमारा 5 वोट बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई नहीं है, जनता सारी बातों को देखती है, सबका जवाब देती है। इसलिए ज्यादा लोग जब भाग रहे हैं उस समझिए वो ज्यादा कमजोर हैं, ज्यादा जो शामिल कर रहे हैं ज्यादा अपने को कमजोर समझ रहे हैं, या पारस जी भागने के रास्ते में है। हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन राजनीति में इस पर विराम लगना चाहिए। ऐसे भाग दौड़ केवल सांसद के लिए, पार्टी काम ले अच्छे लोगों से जो आते हैं तो एक सीमा तय करे कि 5 साल आप काम कीजिए, उसके बाद आपको टिकट देंगे। लेकिन अभी देखिए 5 विधायक भागे हमारे गठबंधन से, सबको मंत्री का दर्जा दे दिया गया 20 में बना के, और उनके लोग क्या कर रहे हैं? बेचारे विधायक बैठक कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से नहीं साफी है। तो ये अच्छी बात नहीं है राजनीति के लिए। परिवार दिखाइए, लेकिन वो परिवार आपका नहीं है। वो परिवार कब चल देगा यह कहना मुश्किल है। अपने फायदे के लिए आ रहा है, आपके घर को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। विनोद शर्मा जी, आप भी तो गए थे। अरे मैं विधायक बनने थोड़ी है, मैं सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर देश हित में छोड़ के गया था। कोई टिकट मांगने भाजपा में नहीं गया था। कांग्रेस में भी कोई टिकट मांगने नहीं आया, वहां भी बड़े मुद्दे पर छोड़ा था। ठीक है, हमने काम किया 4 साल ईमानदारी से भाजपा में, लेकिन भाजपा ने एक लेटर तक मेरा नहीं निकाला, मैंने छोड़ दिया। मेरा स्वाभाविक था कि आप हमको ठग रहे थे, प्रवक्ता तक नहीं विधिवत बनाया, मैंने कहा गलत किया, जवाब है भाजपा के पास। प्रोफेसर सुहेली मेहता, काहे भाई आप क्यों इस तरह से, देखिए अभी आपके यहाँ गए थे, फिर आपके यहाँ से वापस आ गए, और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर ये लौट आए, और आप लोग तो जोड़ते ही जा रहे हैं, परिवार तो बड़ा ही होते जा रहा है आप लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है, और विपक्ष बहुत चिंतित इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और सभी नेता, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और जनता का उनके प्रति रुख, और खासकर जब से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत की जनता को कहा है कि ये मेरा परिवार है, तो परिवारवादियों का तो थोड़ा सा जमीन के नीचे से खसकेंगे ही वो लोग चिंतित हैं, नर्वस हैं। लग रहा होगा कि जिस नेता को हम तरजीह, निश्चित रूप से तरजीह नहीं मिल रहा होगा, वही हमारे पास आ रहे हैं, और जिनको ये पूरी आशा है कि पूरी जनता जो है देश की, वो नरेंद्र मोदी जी के तरफ उनका झुकाव है। अगली सरकार जो तीसरी बार है वो मोदी सरकार ही बनने वाली है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है, हर नेता चाहता है कि हम लोगों की सेवा करें, हम जनता की सेवा करें, हम जनता के प्रतिनिधि बने। तो नरेंद्र मोदी जी
जिस तरह से काम किए हैं पिछले 10 साल में, जो उनका तरीका है काम करने का, जो लोगों से इंटरेक्शन का, बच्चे से लेकर और क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, जो सबको लग रहा है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उसको देखकर विपक्ष जो है वो घबरा रहा है और उन्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ से नेता जा रहे हैं, उनको अपने कुनबे को संभालने की जरूरत है, न कि हम पर दोष देने की जरूरत है। हमारे पास लोग आएंगे तो हम उनको समेटेंगे ही। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कितने साल हो गए आपको बीजेपी में आए हुए? हम तो 2013 से ही प्रो बीजेपी हैं। जब भी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भी पार्टी रही है, जेडीयू की जब सरकार थी, साथ में जेडीयू और एनडीए की सरकार थी, तो हम हमेशा थे। तो 2013 से हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ झुकाव के कारण ही भारतीय जनता पार्टी में। विनोद शर्मा जी को क्यों नहीं रोक लिया आपने फिर? अब वो विनोद शर्मा जी अपना प्रॉब्लम जाने, उनसे हमको क्या मतलब है? किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमें क्या मतलब है भाई? हमें नरेंद्र मोदी जी पसंद आते हैं, लगता है कि नहीं वो जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, युवा उनसे आकर्षित हैं, बुजुर्ग के प्रति वो कितना अपनी सहानुभूति रखते हैं, उनको भी प्रतिष्ठा देते हैं, बच्चे कितना प्रेम करते हैं उनसे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग भी सभी नेता चाहेंगे कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहें और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग अपनी कवायद करें। ठीक है। धीरज दुबे केंद्रीय प्रवक्ता जेएमएम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दूर से जुड़े हैं, इसलिए चाहेंगे कि आप लोग मत ही बोलिएगा कि बीच में एक रुकावट हो जाती है। धीरज दुबे केंद्रीय प्रवक्ता जेएमएम से हमारे साथ। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी घटना हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जो हमने सोचा नहीं था। हालांकि नाराजगी कहाँ नहीं होती, किस परिवार में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल टूटकर और 2 बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई सीता सोरेन। धन्यवाद। कोई बड़ी घटना नहीं हुई है विवेक जी। मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो एमएलए मेकर, लीडर मेकर पार्टी रही है शुरू से ही। आप हमारा अगर इतिहास देख लेंगे तो हम एक सामान्य से कार्यकर्ता को, सामान्य से लोगों को उठाकर पार्टी का सिंबल देते हैं, जो विधायक बनते हैं, सांसद देते हैं, और यहाँ तक कि हम जब नेता मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, जब नेता बना लेते हैं, तो दूसरी पार्टियां उसको हायर करती है। और ये 2019 का आप विधानसभा का चुनाव देखेंगे, 2019 का लोकसभा का चुनाव देखेंगे, या इससे पहले का भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने हमारे द्वारा बनाए हुए एमएलए को हायर किया और बाद में वो उनके सिंबल पर चुनाव लड़े और हार गए। कई ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहे जाते थे, वो भी एक समय के लिए पार्टी छोड़ के गए, लेकिन वहां उनकी क्या हासिल हुआ? क्योंकि यहाँ तीर कमान सिंबल चलता है विवेक जी। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं चलता है, जिसको भी पार्टी दे देती है, अदना सा कार्यकर्ता को भी पार्टी कुल्हान संथाल में टिकट देती है, तो वहां का विधायक और वहां का सांसद बन जाता है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, अभी हमारी भाजपा की साथी प्रवक्ता बता रही थी कि परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं और मोदी जी का परिवार बड़ा हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर परिवारवाद का आरोप है तो फिर उस परिवार की पार्टी को, उस परिवार के नेत्री को आपको शामिल कराने का इतना होड़ क्यों है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? और अगर मोदी जी की लहर है तो फिर क्या मजबूरी है कि बिहार में आप 6 पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी राज ठाकरे आपसे आके मुलाकात कर रहे हैं, आप वहां पे गठबंधन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, फिर तो आपको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। ये लहर थी, आप भी जो है सो उसको 400 पार का नारा देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। और एक मैसेज क्रिएट का, एक ऑरा क्रिएट करने का, एक नैरेटिव क्रिएट करने का जो है सो ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर इतनी लोकप्रियता होती है ना, तो इन्हें जो झारखंड में आजसू पार्टी है, जिसको इन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन से अलग कर दिया था, मजबूरी में उनको साथ लाना पड़ा। बाबूलाल मरांडी जी की झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का विलय करना पड़ा और उनके नेता जो बाबूलाल मरांडी है, उनको प्रमुख नेता बनाना पड़ा। ठीक है धीरज जी, बहुत सारे एग्जाम्पल और उदाहरण हैं आपके पास। हम ये बस जानना चाह रहे हैं कि सीता सोरेन का उस परिवार से, परिवार में तो है ही, लेकिन उस पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी में जाना, ये बिल्कुल समझ से परे लगता है। क्यों? क्या ग्रीवांसेस थी, क्या मांग थी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी? देखिए, 3 बार से विधायक रही, पार्टी ने सिंबल दिया। जामा से तीसरी बार की विधायक थी। 2012 में नोट फॉर वोट का मामला भी चला, जिसमें
उनको 7 महीने जेल में भी रहना पड़ा और वो केस अभी खुल चुका था। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसकी चर्चा है कि वॉशिंग मशीन बन गई है, इधर से जो है भ्रष्टाचारियों को या दागियों को डालो, उधर से साफ सुथरा होकर निकलता है। तो क्या कारण रहा होगा वो तो व्यक्तिगत रूप से वही जान सकती हैं। लेकिन राजनीति में अगर आकांक्षा पर महत्वाकांक्षा हावी हो जाए, आगे के भविष्य में, अब तो ऐसे भी सुनने के लिए मिल रहा है कि नहीं अपने अब मुझे बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन अपने आगे का भविष्य तलाशना चाह रही हैं, आगे का जनरेशन का भविष्य तलाशना चाह रही हैं, तो उनको जो उचित लग रहा है वो निर्णय ली है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में वो अफसोस करेंगे और जो मान सम्मान यहाँ महासचिव के पद पे थी, पार्टी का कंस्टिट्यूएंट बॉडी हो जाता है महासचिव का पद, और विधायक 3 बार रही हैं, सम्मान के नजरिए से एक छोटा सा कार्यकर्ता भी, मैं भी इस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं भी उन्हें सम्मान के नजरिए से देखता हूं। और चाहे वो पार्टी में रहें या पार्टी में ना रहें, मैं हम लोगों का सम्मान उनके प्रति हमेशा रहेगा, क्योंकि बड़े भैया दुर्गा सोरेन जी जब थे, उन्होंने पार्टी के लिए जो समर्पण, जो भाव दिखाया, वो अविस्मरणीय है। और मुझे लगता है कि उनके नीति और सिद्धांत को जो है सीता सोरेन जी को प्रोफेसर सुहेली मेहता, ये सीधा आरोप है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी के ऊपर आरोप है, ये आरोप कांग्रेस बराबर लगाती है कि भाई आप लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए फिर से मामला खुलने वाला था, ये लाइन थोड़ी लग रही है कि नहीं, इसका जवाब आपको दे करके इसे बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। ऐसा है क्या कि डर से लोग सटते जा रहे हैं आपके साथ? नहीं, मामला खुलने वाला था, ये कैसे जाने? ये आप सभी लोग इस बात को समझिए कि हेमंत सोरेन जी पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है और वो जेल गए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति में उतार दिया। तो सीधी सी बात है कि जब आप परिवार में ही राजनीति कर रहे हैं, परिवार की राजनीति कर रहे हैं, तो वो अपनी भाभी को छोड़कर जो वर्षों से बोल रहे हैं, खुद की 3 बार से वो विधायक थी, स्वाभाविक है अभी वो चाह रही होंगी, राजनीति में जब आई हैं तो महत्वाकांक्षा तो रहेगी। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने अपनी पत्नी को उतारा। सीधी सी बात है विवेक जी, क्या ये लोग कहेंगे? परिवार में भी ये लोग बिल्कुल अपना परिवार उस तरह की राजनीति करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, जो इतनी पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, उनके पति अब नहीं हैं, तो उनको लगा होगा कि हमें लोग इग्नोर कर रहा है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि कोई भी, आज तक सुने हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई जुड़ना चाहे तो वो लोग, कोई उसको इग्नोर करेगा? अगर कोई बड़ी नेत्री झारखंड की हैं और वो चाह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो क्या हम इतने बेवकूफ हैं? राजनीति में कोई इतनी बेवकूफी करता है क्या कि अपने, अब इनके पास कोई नहीं जा रहा है, कांग्रेस के पास कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से ध्वस्त होने वाले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका मतलब जो दहशत है वो बढ़ता चला जाएगा, नर्वस होंगे कि हमारे तरफ तो कोई आ नहीं रहा है, मेरे तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। इसलिए मतलब निराधार है ये आरोप, बिल्कुल बात बनाने योग्य है। बिल्कुल निराधार है। धीरज दुबे को मौका देंगे, हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी सीता सोरेन को ही तरजीह देते तो वो कभी नहीं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहा है, सुन लीजिए अब जरा, धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदरणीय सीता सोरेन जी थी, तो आप ही उन पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती थी, आप नोट फॉर वोट के मामलों को उठाती थी, और आप बोल रही है कि खुलने वाला है, कैसे पता चला? आप 10 दिन पहले का अखबार उठा लीजिए, 10 दिन पहले का न्यूज चैनल उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि हमारे नेता कौन कौन है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? आप सच बात बताइए, ये नहीं कह सकते हैं कि जो संसद में सांसद बैठते हैं वो उनका निजी मामला है। अब उनके द्वारा वहां की हुई प्रतिक्रिया को भी अब जो है जुडिशियरी प्रोसेस में लाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो अगर मुकदमे हैं उसको खोले जाएंगे, उसको ट्रायल में लाया जाएगा, उस पर जजमेंट भी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, शायद आप अनभिज्ञ होंगी सुहेली जी, इसके कारण उन पर मामला तो खुल ही गया, बचा कहां है? तो हम तो बोल रहे हैं ना कि आपका वॉशिंग मशीन बहुत बड़ा है, आपके पास वॉशिंग मशीन के साथ आपके एजेंट भी हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 15 दिन पहले छापा पड़ता है, 15 दिन पहले छापा पड़ता है और आपको चंदा मिल जाता है। तो आप कितने बड़े सदाचारी हैं और कितना आपका निश्चित रूप से चंदा मिलेगा। हमारी पार्टी कितने आप ईमानदार हैं, बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा एक बात तो तय है कि इतने कीचड़ उछाले जा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन की जरूरत हर दल को है, ठीक है ना। कुमार सौरभ सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ हैं, जरा आते हैं कुमार सौरभ सिंह जी। जरूरी था कि पहले बात कर ली जाए, ठीक है, क्या चल रहा है? जो चाचा भतीजे की लड़ाई है अब तो वो क्लियर हो गया, लेकिन आज जो पशुपति कुमार पारस काफी मुझे ऐसा लगा काफी दुखी थे।
अब दुखी इसलिए भी थे क्योंकि जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। दुखी इसलिए भी हमें लगा क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके भतीजे प्रिंस वहां पर मौजूद नहीं थे। एक और नेता सूरजभान सिंह से जुड़े हुए वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में क्या आज आप लोगों ने बिल्कुल चाचा को अकेला कर दिया है और ये आपकी जीत है? नहीं, देखिए, इसे जीत और हार के तौर पर देखने से ज्यादा मैं इसे इस प्रकार से लेता हूं कि विगत 3 वर्षों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से बिहार के 38 जिलों में अपने विचारधारा को लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को लेकर, हमारे दिवंगत नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा थी, और किस प्रकार से आज का जो डिबेट है, और चूंकि मोदी के परिवार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 50 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन जो रहा है आदरणीय मोदी जी का, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, या 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, या 10 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, आप एक दिन की छुट्टी 23 वर्षों से उस व्यक्ति ने नहीं ली है। और 10 करोड़ जी, तो कुमार सौरभ सिंह हमें बता पा रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके ये भी बता रहा हूं कि हमारे दिवंगत नेता का भी 50 वर्षों का कार्यकाल रहा, बेदाग राजनीति रही, और आज 3 वर्षों से उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी अकेले एक सांसद होकर बिहार के 38 जिले में जिस प्रकार से बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, आज इसका फल है कि 5 लोकसभा की सीटों के साथ उत्तर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी है। और मैं कह सकता हूं कि बिहार में 40 की 40 सीटों को जीतने का संकल्प और देश में 400 प्लस के आंकड़े का संकल्प जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है, उसे साकार करने में लोक जनशक्ति पार्टी आगे अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कुमार, यहां पर एक सवाल है कि चलिए, ये तो प्रधानमंत्री का स्नेह चिराग पासवान के साथ था, गले भी लगाया, पैर भी छुए, हम पर ताने कसे जाते थे। विवेक जी, आप भूल गए हैं कि ये हनुमान बने फिरते हैं। आप कैसे कैसे ताने नहीं सुनाए गए। आज उन सबका जवाब कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज पूरा बिहार यह देख रहा है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने धैर्य से, अपने सहन शक्ति से, अपने निष्ठा से, अपनी कर्तव्य परायणता से आज यह सिद्ध किया है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमारे नेता को मिला है। और उस आशीर्वाद का फल है कि आज राम और हनुमान दोनों एक दूसरे के लिए अब कर्तव्य परायणता के साथ बिहार में जाएंगे और 40 की 40 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। ठीक है, एक राम एक हनुमान, फिर ये पारस क्या है फिर? नहीं, मुझे इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पारस जी कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं और कल फिर से आदरणीय रहेंगे। हमने कभी भी विगत 3 वर्षों में आप एक भी टिप्पणी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसी कार्यकर्ता का आदरणीय पारस जी के विरुद्ध आपने नहीं सुना होगा। हमारे नेता ने हमेशा कहा है कि वो हमारे परिवार के सदस्य थे। हमारा फोकस हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार के 14 करोड़ जनता और बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में हम कैसे लेकर जाएं, इस पर रहा है। हम हमेशा जमीन पर गए, एक हफ्ते में 3-3 सभाएं हमने जिलों में जाकर की हैं। लगभग 162 से ज्यादा सभाएं हमने पूरे बिहार में की हैं। और देखिए, फाइनली विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में जब आप जाते हैं। नहीं, विनेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस एडहेसिव की बात आप कर रहे हैं, जिससे आप चिपके हुए हैं, बाकियों के लिए क्या वो एडहेसिव काम नहीं करता? वो एडहेसिव बिहार की जनता का आशीर्वाद है। वो एडहेसिव हमारा 10.26% वोट है जो हम लोगों ने पाया था। और आज बिहार की जनता से जाकर आप एक निष्पक्ष सर्वे कर लें तो वो आपको बताएगी कि हमारा वोट सिर्फ वो 10.26% तक सीमित नहीं है। बिहार का युवा, बिहार के युवा के लिए चिराग पासवान नहीं है, वो चिराग भैया हैं। और चिराग भैया सभी जो 30-35 वर्ष के युवा हैं और सभी उम्र के लोगों का आशीर्वाद हमारे नेता को जिस प्रकार से मिला है,
और आगे ये तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है और जो जुड़ने का सिलसिला है कि आगे बहुत काम बिल्कुल बाकी हम है। टूट को देख पा रहे हैं, दिखा भी पा रहे हैं, और जुड़ाव जहां हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनका जो रुझान है, उनका जो झुकाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। इसके पीछे की पटकथा क्या है वो भी ढूंढ निकालना होगा। वो भी कहीं ना कहीं से चीजें आ जाती हैं। अब है कि कुछ पाना है, राजनीति में आए हैं तो ऐसे थोड़ी है कि सूखे चले जाएंगे। थोड़ा आए हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा कुछ बनेंगे, इसलिए आए हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी जो लोकसभा का सिनारियो है उसमें बेहद जरूरी है इन चीजों पर फोकस भी रहना और फोकस करना भी कि आखिर जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो मिलन चल रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसी पर तो चर्चा होती है। तो विपक्ष का परिवार यहां टूट रहा है और मोदी का परिवार जुट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।